बोलो भारत माता की। यहाँ पर त्रिपाठी जी ने नारा दे दिया नौजवानों का, बहनों का भी थोड़ा नारा हो जाए। क्यों? बहनें भी जयकारा माँ भारती का पूरे जोश के साथ करें, ताकि नौजवानों को भी पता चले कि जब माँ के गर्भ से आवाज उठती है तो उसकी शान अपने आप में अनोखी होती है। तो बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान जिला के अध्यक्ष कर्नल महान सिंह जी, मंचस्थ प्रभारी आदरणीय गोपाल महाजन जी, चुनाव प्रभारी आदरणीय संजय बारू जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा संजीता डोगरा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, और आज जिनको अपना आशीर्वाद देने आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय नारायण दत्त त्रिपाठी, अपने आप में एक सुखद संयोग है कि हम मंदिर के प्रांगण में, मंदिर की छाया में मातृशक्ति को, सम्मानित भाइयों को आज संबोधित कर पा रहे हैं। और जब मंदिर में भक्त जाता है तो नारायण के सामने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगता है। जब मंदिर भक्त जाता है तो नारायण के सामने लक्ष्मी की गुहार लगाता है। एक सुखद संयोग है कि लक्ष्मी का चिन्ह कमल का फूल लेकर अब नारायण आपकी सेवा में आए हैं। लेकिन ये नारायण लक्ष्मी के कमल चिन्ह के साथ आपकी सेवा कर सके, इसके लिए जरूरी है कि 10 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर जाएं, लक्ष्मी के उसी कमल चिन्ह पर मोहर लगाएं। जब मोहर लगेगा तो वो सिर्फ एक प्रत्याशी के लिए, एक पार्टी के लिए मोहर नहीं, मोहर है वो विकास के लिए, मोहर है वो पुरुषार्थ के लिए, मोहर है वो सत्य के लिए, मोहर है वो तिरंगे के लिए। जिस जम्मू कश्मीर की धरती को वर्षों से देश ने अपना गौरव माना, कभी हमने सोचा नहीं था कि धारा 370 हटने के बाद इसी पुण्य भूमि से एक राजनीतिक दल की आवाज ऐसे उठेगी जो धमकाएगी देश की आवाम को, देश की जनता को, और कहेगी धारा 370 हटी है तो अब कोई तिरंगा हाथ नहीं लगाएगा। गुप्कर गैंग के उस नेताओं को मैं कहना चाहती हूं कि तुम्हारे हाथों ने शायद उतना पुण्य ही ना किया हो कि तुम तिरंगा उठा सको। मात्र ध्वज नहीं, हमारी शान है, और इस शान को बरकरार रखने के लिए, ये ध्वज लहराता रहे, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। कितने घरों से, कितने गांव से, कितनी माओं ने अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाया ताकि वो सरहद पर जाकर देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। जब वो सैनिक सरहद पर शहीद होता है दुश्मन देश से हमें बचाते हुए, तो उसका पार्थिव शरीर उसी के गांव लौटाया जाता है तिरंगे में लिपट कर। ये वो गुप्कर गैंग नहीं समझेगा जिनके लिए राजनीति एक खानदानी पेशा है। ये वो समझेंगे जिन्होंने तिरंगे को अपने खून से सींचा और जिन्होंने तिरंगे की छाया में राष्ट्र नीति को सशक्त किया। और राष्ट्र नीति का पहला अनुभव संसद में हमने स्वयं देखा
जब आपने आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को 14 और 19 में दिया और नरेंद्र मोदी ने अपने उस वादे को निभाकर कहा कि देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक संविधान एक ध्वज में बंधेगा और धारा 370 को हटाया गया। मुझे आज भी याद है वो मंजर जब मैं संसद में उस बहस में बैठी थी, देख रही थी कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार क्या था। हिम्मत देखिए, कांग्रेस के नेता खड़े होकर पूछने लगे कि है हिंदुस्तान की संसद और संविधान में इतनी ताकत कि धारा 370 हटा दे। और कांग्रेस के नेताओं ने जब ये कहा तो संसद तो क्या देश भर से आवाज गूंजी कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल हिंदुस्तान को बांट कर रखा ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके, उस कांग्रेस को अधिकार नहीं कि अब देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकजुट होने में नरेंद्र मोदी को वो रोक सके। हिंदुस्तान को चेतावनी दी गई कि गुपकर गैंग खून की नदियां बहा देगा, लेकिन हिंदुस्तान एकजुट हुआ और हिंदुस्तानियों ने एक स्वर में कहा कि हटाइए वो धारा जो भाई को भाई से अलग करता है, हटाइए वो धारा जो बेटी को अपने ही मायके में पराया करता है। गुप्कर गैंग के वो नेता जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा, अपनी तिजोरियों को भरा, कभी उनके घर की बेटियों को पराया नहीं किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती पर जन्मी बेटी जब पठानकोट ब्याहे, दिल्ली ब्याहे, तो उसे कहा जाता धारा 370 है, पलटकर घर की ओर मत देखना। ये कैसा अन्याय था जो बेटी को अपने परिवार से, अपने घर से काट कर फेंक दे, असहाय छोड़ दे। ये कैसा कानून था, ये कैसी धारा थी जो SC/ST समाज को पूर्ण रूप से सम्मान न दे। आज नारायण दत्त जी, आपका अभिमान होना चाहिए कि इस चुनाव में पूरा रिजर्वेशन पाकर SC/ST समुदाय, परिवार, नागरिक आपको वोट देने के लिए जाएंगे। लोग आज भी याद करते हैं वो मंजर जब कुछ लोगों ने ठान ली कि वो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में रहेंगे, रेफ्यूजी बनकर यहां दर बदर की ठोकरें खाते, इस देश को अपनाया, इस भूमि को उन्होंने पूजा, और उन रेफ्यूजियों से कहा गया कि हिंदुस्तान में अगर कोई इलेक्शन होगा तो तुम्हें वोटिंग का अधिकार हम नहीं देंगे। ये कैसी धारा थी जिसने अपनों को ही अपने देश में पराया कर दिया। और इसलिए आज नारायण जी, इस चुनाव में जब आपको एक रिफ्यूजी परिवार का वोट मिलेगा, आपके लिए उससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं कि अपनों को सम्मान मोदी ने दिलवाया। लेकिन गुपकर गैंग का धारा 370 से प्रेम इसलिए है क्योंकि जब धारा 370 थी तब दिल्ली से रुपया निकलता था तो उनके खानदानों के ऊपर निर्भर करता था कि गरीब तक कितना पहुंचे। वो वक्त हर नागरिक को याद है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, भगवान न करे घर पर अगर कोई बीमार हो जाता था तो कांग्रेस के नेता के आसपास चक्कर काटने पड़ते थे। गंभीर बीमारी में नागरिक दिल्ली में एम्स में भर्ती करवाने के लिए गुहार लगाते थे और गरीब से कहा जाता था देखेंगे एम्स में आपका इलाज हो सकता है कि नहीं। कितने तो ऐसे ही घर पर ही दम तोड़ देते थे। जम्मू कश्मीर की जनता ने, आवाम ने कभी इस बात का सपना नहीं देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि एम्स दिल्ली से चलकर सीधा जम्मू और कश्मीर आएगा, यहां खुलेगा।
गरीब क्यों दस्तक देता था कांग्रेस के नेताओं के दरवाजों पर? या जितने परिवार बैठे हैं भली भांति जानते हैं कि अगर कमाने वाला घर में एक हो, वो बीमार पड़ जाए, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाए, तो घर का मुखिया भी चुपचाप घर में किसी को नहीं बताता, मौत को गले लगाता, क्योंकि जानता अगर बीमारी का खर्चा उठाना पड़े तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यहां कितनी माएं हैं जिन्होंने बुखार सहा, पीड़ा सही, लेकिन परिवार से उफ तक नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि घर में दवा के लिए पैसे नहीं है। दवा खरीदेंगी तो शायद बच्चों की स्कूल की कॉपी नहीं खरीद पाएंगी। यहां कितने ऐसे परिवार हैं। आज ये पहली पंक्ति में बैठकर बहन की आंख में आंसू देखकर समझ आता है कि इसने भी कभी बीमारी झेली होगी, घर में झूठ बोला होगा और कहा होगा कोई बात नहीं, गोली छोटी सी खा के परचून की दुकान से लेकर मैं ठीक हो जाऊंगी। ये वो नहीं समझेंगे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, ये वो नहीं समझेगा। ये वो समझेगा जो स्वयं गरीबी में पैदा हुआ, जिसने अपनी मां को घर घर संघर्ष करते देखा ताकि बेटे को सम्मान सहित वो बड़ा कर सके, ये वो समझेगा। और इसलिए जब नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बने तो उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले औरत के लिए टॉयलेट बनाकर। यहां है कोई गरीब परिवार, कोई महिला जिसने किसी भी राजनीतिक दल के नेता से कभी कहा हो शौचालय बना दो? नहीं बोला, कभी नहीं बोला। गरीब घर में तो ये मानकर चलते थे कि सूरज ढलने के बाद ही घर की औरत शौच के लिए बाहर जाएगी। बेटी को छुटपन से ही सिखाया जाता था कि दूसरों की नजर से कैसे बचे। शौच के वक्त अगर किसी की नजर पड़ जाए तो औरत अंदर ही अंदर मर जाती थी, घर लौटकर किसी को बोल नहीं पाती थी। और ऐसा नहीं है कि घर में भाई, पिता, पति को समझ नहीं आता था, कुछ बोलता नहीं था वो पुरुष घर में, क्योंकि टॉयलेट तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी जोड़ने का पैसा नहीं था। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधान सेवक बने तो उन्होंने कहा कि कोई समझे या ना समझे, कम से कम गरीब बहन को एक शौचालय तो बना कर दो। 6 साल में 11 करोड़ गरीब परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला। सोचिए आप, 70 साल ये खानदान सारे आलीशान बंगलों में रहे और गरीब के घर में एक शौचालय नहीं था। शौचालय बनाकर दिया तो मोदी ने दिया। ये वो नहीं समझेंगे जो सोने के पालने में बड़े हुए। ये वो समझेंगे जिनकी माओ ने उनको खद्दर के कपड़े में लपेटा है। और उस मां से पूछ कर देखिए कभी, जो चूल्हे पर रोटी बनाती है, जो उसने सोच कर रखा था कि जिंदगी ऐसी ही बीत जाएगी, हाँ आएगा चुनाव, वोट डालेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस मां ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अमीरों के घर में जो गैस का सिलेंडर दिखता है वो गरीब के घर में भी लगेगा। कितने पुरुष यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपनी माँ की उस खांसी को सुना है, पत्नी की उस पीड़ा को सुना है, जो चूल्हा फूंक कर सिर्फ एक गरीब ही समझ सकता है। रोटी खाने का आनंद इतना होता है कि कभी समझ में नहीं आता कि उस रोटी पकाने के लिए माँ ने चूल्हा कितना फूका, बहन ने लकड़ी कैसे इकट्ठी की और खांसते खांसते जिंदगी कैसे बिताई। याद करो वो जमाना जब अगर मोहल्ले में, गली में, गांव में किसी के घर में गैस का चूल्हा आ जाए तो बड़ी बात हो जाती है। ये वो नहीं समझेंगे जिन्होंने सिर्फ होटलों से मंगाकर खाना खाया है। ये वो समझेंगे जिन्होंने चूल्हे पर बनी मां के हाथ की रोटी का स्वाद चखा है। और इसलिए आज जब आपके बारे में
मैं सोचती हूँ तो इस बात का गौरव होता है कि ना सिर्फ एक शौचालय बल्कि जीवन में पहली बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के 8 करोड़ बहनों को, गरीब बहनों को पहली बार जिंदगी में अगर चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला साथ में, मोदी की वजह से मिला। और इसीलिए आज जैसे संजय बारू जी कह रहे थे कि अगर हमको व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करना है